नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट यूके ट्रिपल एससी में। आज हम उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल से संबंधित 15+ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेट लगवाया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा आदि ऐतिहासिक काल के बारे में डिस्कशन है। ठीक है, आज हम उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में आपको पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। आज से हम आदि ऐतिहासिक काल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारी आदि ऐतिहासिक काल की पहली वीडियो है। तो दोस्तों, आदि ऐतिहासिक काल को पौराणिक काल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया भी है, फिर एक बार और बता देता हूँ। आदि ऐतिहासिक काल ऐसे कालक्रम को कहते हैं दोस्त जिसके हमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, जिस कालक्रम के हमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, पर उनकी लिपि इतनी कठिन होती है कि उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। इन्हें हम दो भागों में पढ़ते हैं, एक तो वैदिक काल के अनुसार और एक सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, एक तो वो हो गया, और दूसरा जो पार्ट होता है आदि ऐतिहासिक काल का, उसे हम धार्मिक ग्रंथों के आधार पर उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हम उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल का अध्ययन धार्मिक ग्रंथों के आधार पर करेंगे। इसी कारण हम आदि ऐतिहासिक काल को, उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल को पौराणिक काल भी कहते हैं। ठीक है, आई होप इतना आपका क्लियर हो गया होगा। तो आगे को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, आदि ऐतिहासिक काल के समय में जो लोग थे उन्हें लौह ताम्र धातु, लौह और तांबे की धातु, और कृषि और पशुपालन तथा ग्रामीण और नगरीय सभ्यता के परिचित होने के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब इसका दोस्त यह है कि दोस्त, जो आदि ऐतिहासिक काल से जो संबंधित लोग थे उन्हें लौह धातु के बारे में भी ज्ञान था, तांबे के बारे में भी ज्ञान था, कृषि के बारे में भी ज्ञान था, और पशुपालन के बारे में भी ज्ञान था, और ग्रामीणी और नगरीय सभ्यता भी उनमें प्रचलित थी। ठीक है, तो ये आदि ऐतिहासिक काल के बारे में इम्पोर्टेंट एक फैक्ट हो गया। ठीक है, फैक्ट के रूप में याद रख लेना। अब इसके जो प्रमुख स्रोत है उत्तराखंड में दोस्त, जो आदि ऐतिहासिक काल को हम उत्तराखंड में पढ़ेंगे, जो इसके प्रमुख स्रोत है उसे तो हम दो भागों में पढ़ेंगे दोस्त। आदि ऐतिहासिक काल को एक धार्मिक ग्रंथों के आधार पर पढ़ेंगे और एक लेखों के आधार पर इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, धार्मिक ग्रंथ मतलब दोस्त जैसे वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में। और लेख जैसे अभिलेख नहीं होते, जैसे जैसे मुद्रा लेख या मंदिर के दीवारों पर लिखे हुए लेख। ठीक है, और जैसे ईंटों पर लिखे हुए लेख, से आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। तो आज हम पढ़ेंगे धार्मिक ग्रंथ के बारे में। ठीक है, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ेंगे जिनसे हमें उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल के बारे में पता चलता है। ठीक है, और कल की वीडियो में गढ़वाल क्षेत्र और कुमाऊं क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो प्रमुख लेख हैं जिनके आधार पर हमें उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित जानकारी मिलती है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा धार्मिक ग्रंथों के बारे में। ठीक है, तो धार्मिक ग्रंथों में हम वेद पढ़ेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ में पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, और रामायण और महाभारत पढ़ेंगे, और अन्य धार्मिक ग्रंथों की बात करेंगे। ठीक है, अन्य धार्मिक ग्रंथों में जैसे बौद्ध साहित्य। ठीक है दोस्तों, तो चलो चलो फर्स्ट हमारा जो है वेद। वेद में हमें उत्तराखंड की क्या जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, जो वेद है तो सिंपल सी जो वेद हैं, चार वेद हैं। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो जो उत्तराखंड के बारे में ज्ञान होता है वेदों में, वो ओनली ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, वेदों में ऋग्वेद से ज्ञान प्राप्त होता है उत्तराखंड के बारे में। तो दोस्तों, जो ऋग्वेद है इससे उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऋग्वेद में उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख प्राप्त होता है, याद रखना, ऑनलाइनर में आ जाएगा। ठीक है दोस्त, और जो ऋग्वेद में उत्तराखंड को किन किन नामों से जाना जाता है ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है दोस्त, तो जो ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि और मनीषियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, याद रखना दोस्तों। आप पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना, एक देवभूमि मतलब देवों की भूमि। ठीक है, और मनीषियों की भूमि, ये याद रखना। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद में उत्तराखंड को दो नामों से जाना जाता है, देवभूमि और मनीषियों की भूमि। अब बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ उन्हीं को कहते हैं दोस्त, ये जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं
ये वेदों के ही ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में हम दो ब्राह्मण ग्रंथों की बात करेंगे। एक हो गया ऐत्रेय ब्राह्मण, एक हो गया कौस्तिकी ब्राह्मण। जो ये ऐत्रेय और कौस्तिकी है दोस्त, ये ऋग्वेद के ही ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है, ये याद रखना। जैसे आप हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा या मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब वैदिक काल में आपने पढ़ा होगा इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है, कि जो जब आपने वैदिक साहित्य, जब वैदिक साहित्य पढ़ा होगा, वैदिक काल पढ़ा होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा होगा तो हम पढ़ाएंगे आपको। तो अभी जो ब्राह्मण ग्रंथ जिसमें उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है, वो दो ही ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद के, ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौस्तिक ब्राह्मण। क्योंकि ऋग्वेद में ओनली एक ही वेद ऋग्वेद में उत्तराखंड के बारे में पता चलता है, तो सिंपल सी बात है उसी के ब्राह्मण ग्रंथों में भी हमें उत्तराखंड का कुछ उल्लेख मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना, दो ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौस्तिकी, किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है। तो बात करते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और ऐत्रेय ब्राह्मण की बात करें तो उत्तराखंड को उत्तर कुरु कहा गया है, ठीक है, उत्तर कुरु, ये याद रखना, उत्तर कुरु उत्तराखंड को। ऐत्रेय ब्राह्मण क्या कहा गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में दोस्तों? उत्तर कुरु, ठीक है। उत्तर कुरु पहले से जो ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु के बारे में आपको बता देता हूँ दोस्त, उत्तर कुरु किसे कहते हैं। तो जो दोस्त ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु उस स्थान को कहा गया है जैसे हिमालय के उस पार साइड के स्थान हो, जो पार, जो जैसे तिब्बत हिमालय है, तिब्बत है, उससे जो तिब्बत के उधर साइड के जो भूभाग है उसे उत्तर कुरु कहा गया है, ठीक है। तो वहाँ जाने का एक ही रास्ता उत्तराखंड से हुआ करता था, इसलिए उत्तराखंड को भी उत्तर कुरु कहा गया है, ये याद रखना, ठीक है दोस्तों। आपको मैंने बताया कि उत्तर कुरु क्या है। जो वैदिक जो ग्रंथों में है, ब्राह्मण ग्रंथों में है, उत्तर कुरु जो हिमालय के उस पार साइड वाले भूभाग को कहा गया है, ठीक है, उसके लिए प्रयोग किया गया है उत्तर कुरु, ठीक है दोस्त, तो याद रखना। और कौस्तिकी ब्राह्मण, ये भी ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, मैंने आपको बता चुका हूँ। और कौस्तिकी ब्राह्मण में दोस्त बद्रिकाश्रम में वाग्देवी का निवास बताया गया है, ये याद रखना। पूछा जा सकता है कि बद्रिकाश्रम में वाग्देवी का निवास स्थान किस ब्राह्मण ग्रंथ में बताया गया है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखना, कौस्तिकी ब्राह्मण में बद्रिकाश्रम मतलब दोस्त, एक तो बद्रिकाश्रम, यहाँ पे आप सीधे बद्रीनाथ के लिए यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। बद्रिकाश्रम, जब हम गढ़वाल क्षेत्र की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो बद्रिकाश्रम जो वर्ड है वो गढ़वाल के बारे में, गढ़वाल के लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो गढ़वाल में वाग्देव का निवास स्थान बताया गया है बद्रिकाश्रम में, ठीक है दोस्त। ये बद्रिकाश्रम विद्यापीठ भी था एक, ठीक है। तो ये बद्रीनाथ की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। अब बात करते हैं तीसरे पुराण की। तीसरे साक्ष्य कहाँ से पढ़ेंगे? वेदों में जो जो ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में दोस्तों, उसमें पुराण में भी एक ही पुराण पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, स्कंद पुराण, याद रखना, स्कंद पुराण पढ़ेंगे ओनली, ठीक है दोस्तों। तो पुराण वैसे बहुत हैं, ठीक है, तो हम ओनली स्कंद पुराण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे वायु पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, बहुत सारे पुराण हैं, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ओनली स्कंद पुराण के बारे में पढ़ेंगे उत्तराखंड के सापेक्ष में, ठीक है। जो स्कंद पुराण में है दोस्तों, उसमें 5 हिमालय खंडों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। स्कंद पुराण में वो 5 खंड क्या क्या है? एक है नेपाल, एक है मानसखंड, एक है केदारखंड, एक है जालंधर, एक है कश्मीर। जो नेपाल तो अभी प्रेजेंट में नेपाल ही है दोस्त। जो मानसखंड है वो वर्तमान में कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया है स्कंद पुराण में। और जो केदारखंड है वो गढ़वाल क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया है स्कंद पुराण में। और जो जालंधर है, वर्तमान का जो जालंधर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। और कश्मीर तो कश्मीर ही है, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। तो आपको पूछा जा सकता है कि कुमाऊं का प्राचीन नाम क्या है, तो याद रखना दोस्तों, मानसखंड है, और गढ़वाल का केदारखंड है, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। जो ये स्कंद पुराण में है दोस्त, जो कुमाऊं, जो मानसखंड, जो कुमाऊं, वर्तमान में कुमाऊं है, उसका जो क्षेत्र बताया गया है दोस्त, वो नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक का क्षेत्र बताया गया है, ठीक है। नंदा देवी पर्वत से कालागिरी, ठीक है, कालागिरी मतलब काला पानी, ठीक है, मतलब ये शारदा के वहाँ तक, ठीक है दोस्तों। नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक बताया गया है कुमाऊं क्षेत्र का वर्णन, ठीक है। और जो केदारखंड और गढ़वाल क्षेत्र के बारे में बात करें तो
उस क्षेत्र, उस भूभाग को बताया गया है जो मानसखंड जो केदारखंड के अंदर आता है, वो माया क्षेत्र से लेकर हिमालय तक का क्षेत्र को बताया गया है गढ़वाल क्षेत्र का भाग। ठीक है, गढ़वाल या केदारखंड का भाग। माया क्षेत्र मतलब माया क्षेत्र को हरिद्वार कहा जाता है वर्तमान में। ठीक है दोस्तों, याद रखना, हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या हो गया, माया क्षेत्र पूछा जा सकता है। तो जो स्कंद पुराण में हमें बताया गया है कि जो गढ़वाल क्षेत्र कितने में फैला हुआ है, ठीक है, तो गढ़वाल क्षेत्र जो स्कंद पुराण में फैला, उसके अनुसार जो फैला हुआ है वो माया क्षेत्र हरिद्वार से लेकर हिमालय तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है दोस्त स्कंद पुराण में, केदारखंड या गढ़वाल कहा गया है। ठीक है, और नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक का क्षेत्र को क्या कहा गया है, मानसखंड या कुमाऊं। ठीक है, वर्तमान में। और जो केदारखंड और मानसखंड के जो बीच में एक सीमा है दोस्त, दोनों खंडों के बीच जो विभाजन रेखा है उसे नंदा देवी पर्वत कहा गया है। ठीक है, बधारण क्षेत्र पूछा गया था दोस्त कि पिछले बार कनिष्ठ सहायक के पेपर में कि जो बधाणी जो बोली जाती है किस क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, तो इसे याद रखना, पिंडर, जो पिंडर घाटी के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, बधाण बोली। तो दोस्त सिंपल सी बात याद रखना, जो गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में जो विभाजक रेखा है वो नंदा देवी पर्वत है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, पूछा जा सकता है कभी भी। ठीक है, स्कंद पुराण के अनुसार। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। और स्कंद पुराण में ही उत्तराखंड के अन्य नाम क्या थे दोस्त, उत्तरखंड। ठीक है दोस्तों, उत्तरखंड मतलब उत्तर का एक खंड, और ब्रह्मपुर और खसदेश। ठीक है दोस्तों, इन 3 नामों से भी पुकारा गया है उत्तराखंड को स्कंद पुराण में। ठीक है, उत्तरखंड, ब्रह्मपुर और खसदेव। और ये याद रखना, कुमाऊं को स्कंद पुराण में मानसखंड के नाम से पुकारा गया है और गढ़वाल को केदारखंड। और इनका जो भूभाग फैला हुआ है वो कुमाऊं का फैला हुआ है नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक, गढ़वाल का फैला हुआ है माया क्षेत्र हरिद्वार से लेकर हिमालय तक का क्षेत्र। ठीक है, याद रखना। और जो इनकी विभाजन रेखा है बीच में वो क्या है, नंदा देवी पर्वत है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। अब चौथे बिंदु की बात करें तो दोस्त अन्य धार्मिक ग्रंथ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जो हम धार्मिक ग्रंथों में अगर उत्तराखंड की बात करें तो एक वेद पढ़ेंगे, वेद में हमने ऋग्वेद को पढ़ लिया। ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे, इसमें हमने 2 ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, ऐतरेय ब्राह्मण और कौस्तिकी ब्राह्मण। पुराण में हमने स्कंद पुराण पढ़ा। ठीक है, रामायण और महाभारत ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ नहीं दिया है उतना ज़्यादा। ठीक है, और अन्य धार्मिक ग्रंथ में मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हम बौद्ध साहित्य या बौद्ध ग्रंथों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्त जो बौद्ध साहित्य है उसमें जो पाली भाषा है, सिंपल सी बात है, पाली भाषा में उत्तराखंड को क्या कहा गया है दोस्त, हिमवंत कहा गया है। ठीक है, हिमवंत। ठीक है, हिम मतलब क्या होता है दोस्त, बर्फ होता है। ठीक है, तो हिमवंत कहा गया है बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को। अब जिसमें 2 कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्त कि बौद्ध, एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, तो क्या कहा गया है दोस्त, हिमवंत कहा गया है। एक ये आ सकता है कि जो पाली भाषा में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, वो भी क्या कहा गया है, हिमवंत कहा गया है। क्योंकि जो बौद्ध साहित्य की जो भाषा थी दोस्त, जो बौद्ध साहित्य लिखे गए हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, और जैन साहित्य प्राकृत भाषा में। ठीक है, तो आपने पढ़े होंगे हिस्ट्री में, जो बौद्ध साहित्य की जो भाषा है वो पाली भाषा है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो इसमें कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, बौद्ध साहित्य पूछे या पाली भाषा पूछे। ठीक है, दोनों में उत्तराखंड को हिमवंत ही कहेंगे। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि ह्वेनसांग ने उत्तराखंड को किस नाम से पुकारा। ठीक है दोस्तों, तो हिमवंत याद रखना। ठीक है, ह्वेनसांग भी एक बौद्ध धर्म से संबंधित ही थे। ठीक है, तो याद रखना। आज का हमारा टॉपिक इतना ही है दोस्तों। ठीक है, कल हम बात करेंगे गढ़वाल क्षेत्र के बारे में, गढ़वाल क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कल, बहुत कुछ पढ़ना है कल। ठीक है दोस्तों, कल गढ़वाल क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर कुमाऊं क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों चलते हैं इस वीडियो के साथ, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय उत्तराखंड।